नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज डेट है 4 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो परीक्षाएं आपकी प्रस्तावित हैं उन परीक्षाओं के लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए। मेहनत जब आप करेंगे, बेहतर कार्य करेंगे तो चीजें आपके फेवर में होंगी। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप खूब ज्यादा मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अच्छे से मेहनत करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी और आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए लगातार प्रयास कीजिए। करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और खासकर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में एक बड़ा योगदान इसका होता है। पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, 30-32 प्रश्न जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे में करंट अफेयर्स के सेगमेंट को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। और अभी पीसीएस के एग्जाम के लिए 15-16 सितंबर से जो 15 दिन जो है आपको क्या कराएंगे, हम रिवीजन सीरीज कराएंगे। तो आप उसमें रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैगजीन घटना चक्र आदि जो भी आएगी उसी को लेकर के हम उसका रिवीजन कर लेंगे पूरा 5-6 महीने का, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें इसमें शामिल है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपका टारगेट ARO 2026 की वैकेंसी हो जो कि आने वाली है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अभ्युदय के नाम से बैच है, आप चाहें तो सीधे डिकोड एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वीडियो कोर्स में जाइए, वहीं पर अभ्युदय प्री प्लस मेंस के नाम से जो बैच होगा आप उसको परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है सेमी कंडक्टर से नहीं बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें से आप लोगों ने सही बताया था, जिसका उत्तर क्या होगा, ट्रांसफार्मर। बाकी डायोड, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल, इन सभी में क्या होता है, सेमी कंडक्टर, जिसको हम अर्धचालक बोलते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। सेमी कंडक्टर के लिए अभी आप जानते हो कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पर थे, वहां पर भी कई सारे अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया और सेमी कंडक्टर के मामले में ग्लोबली जो है हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब आज का पहला टॉपिक सेमी कंडक्टर मिशन। आप जानते होंगे सरकार 76,000 करोड़ निवेश के साथ, क्या 76,000 करोड़ के निवेश के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन यानी कि ISM के माध्यम से लागू किया जा रहा है, ठीक है। ISM ये एक बड़ी बात है। सेमिकॉन इंडिया का उद्देश्य क्या है, वैश्विक उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता, शिक्षा जगत और स्टार्टअप को एक मंच पर लाकर निवेश, संवाद और रणनीतिक साझेदारी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये एक बड़ा जो है क्या है, अपने आप में क्या है, मिशन है ISM, सेमीकंडक्टर मिशन। तो अलग अलग लोग इसमें शामिल होंगे और जो है अपनी बातें रखेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। सेमिकॉन इंडिया ने ISM यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, शोध को उद्योग से जोड़ता है, कौशल विकास में मदद करता है और वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने लाता भी है। अपने आप में आप जानते होंगे बहुत तेजी के साथ हम सेमीकंडक्टर उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अगर सेमीकंडक्टर में अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो जो भी आपके गैजेट्स आदि होते हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान आप देखते हैं, मोस्टली ट्रांजिस्टर, आपका टीवी से लेकर के आपका मोबाइल फोन से लेकर आदि जो सामान होते हैं, सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, दुनिया में चिप्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन कुछ चुनिंदा देशों तक ही सीमित है। इसलिए उत्पादन को ग्लोबली जो है फैलाना ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी सेमीकंडक्टर के मामले में सब देश आत्मनिर्भर नहीं है, सब देश इस मामले में आगे नहीं है, बल्कि चिप्स आदि को बनाने में कुछ ही देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है अपने आप पे। तो इसमें भारत एक प्रमुख देश के रूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे कि मंगलवार को यानी कि 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन जो करेंगे, और ये मतलब कर चुके हैं, करेंगे क्या, हो चुका, 2 सितंबर को हो गया, उद्घाटन किया, कर दीजिए, उद्घाटन किया, ठीक है। किसका, किस चीज का, सेमिकॉन इंडिया 2025। और अब तक इस आयोजन के इस सम्मेलन के 3 आयोजन हो चुके हैं, ठीक है। अगर पहला सेमिकॉन इंडिया का अगर बात करें तो ये 2022 में हुआ, बेंगलुरु में हुआ। दूसरा 2023 गांधीनगर में हुआ। तीसरा 2024 में ग्रेटर नोएडा में हुआ और चौथा जो है 2 सितंबर से नई दिल्ली के एसओवी में हो रहा है। तो ये सेमिकॉन इंडिया का पहले उद्घाटन कब कब कहां पर किया गया, मतलब कहां पर इसका आयोजन किया गया, ये प्रश्न भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी ये कौन सा और चौथा हो रहा है,
3 पहले हो चुके हैं, चौथा हो रहा है आपका यशोभूमि दिल्ली में। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला यह 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करेगा, आगे बढ़ाने के लिए केंद्रित होगा अपने आप पे। तो ये एक जरूरी चीज थी जो आप यहां पर देख लीजिएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तरों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस कार्यक्रम के लिए 96,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नहीं भाई साहब, 96,000 करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि अभी हमने आपको यहां पर बताया 76,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। दूसरा, सेमिकॉन इंडिया का उद्देश्य वैश्विक उद्योग, नीति निर्माताओं, अकादमिक जगत और स्टार्टअप्स को एक मंच पर क्या करना है, लाना है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 सही और 3 सही है, तो कहां पर 1 3 है, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर यूपीएससी एंड पीसीएस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य 2030 तक, क्या 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी को बढ़ा करके 15% जो है करना है अपने आप में। तो ये एक बड़ा टारगेट है और सरकार ने 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान लगभग जो 6% है इससे बढ़ा करके पतना 15% करने का लक्ष्य रखा गया, 6 से 15%। इससे क्या होगा, कार्बन जो उत्सर्जन होगा, यानी कि जो कार्बन एक्सक्रीशन होगा उसमें क्या हो जाएगी, कमी आएगी। क्योंकि आप जानते होंगे कि 2070 तक का हमारा लक्ष्य ही है जीरो कार्बन का, नेट जीरो कार्बन का। तो ऐसे में ये जो हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक का, ये अपने आप में इसमें एक अहम भूमिका को अदा करेगा। ठीक, एक पोस्ट में जो है हरदीप सिंह ने कहा है कि भारत में दिसंबर तक 49 और एलएनजी वितरण स्टेशन होंगे। इसके अलावा वर्तमान में 13 स्टेशन अभी फिलहाल चल रहे हैं, जो कि बढ़ा दिए जाएंगे, दिसंबर तक 49 हो जाएंगे। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा गैस आयातक है अपने आप में, जिसके 8 एलएनजी टर्मिनल हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 52.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। आप जानते होंगे भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के साथ संयुक्त अरब अमीरात से अधिक एलएनजी प्राप्त की और दोनों देशों के बीच गहरी होती ऊर्जा साझेदारी के तहत सरकारी स्वामित्व वाली एडीएनओसी गैस के साथ 10 साल का आपूर्ति समझौता भी किया गया है। तो यह हमने संयुक्त अरब अमीरात के साथ में एनर्जी को लेकर के एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रखा है। तो ये बढ़िया बात है। अगर संयुक्त अरब अमीरात को लेकर के, भारत के रिश्तों को लेकर के कहीं बातचीत आएगी तो आप इस पॉइंट को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आप बताइए प्रश्न। तो भारत के ऊर्जा लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। नंबर 1, भारत 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 15% करने का लक्ष्य रखा है। ठीक बात है, वर्तमान में गैस की हिस्सेदारी लगभग 10% है। नहीं भाई साहब, 6% है। अभी कितना है, 6 है। केवल 1 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इसमें केवल 1 होना चाहिए। ये 6%, 10% नहीं है। कितना है, 6% है। आप कहेंगे सर कैसे, तो अभी देखो हमने आपसे कराया था, यहां पर देखो, ये देखो वर्तमान कितना है, 6% है। और ये यहां लिखा, कितना लिखा है, यहां पर लिखा है आपका 10%। तो ये क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है आपका सही कथन है। अगर पूछा होता कि कौन सा सही नहीं है तो आप कहते कि सर केवल 2 नहीं सही है, ये टिक लगाते। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो 1 सही है, यानी कि ए इज द आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला भारत निर्मित प्रोसेसर और 4 स्वीकृत परियोजनाओं के टेस्ट चिप्स जो है अभी हाल ही में पेश किए गए हैं। बड़ी न्यूज आपके एग्जाम के लिए है और अच्छी न्यूज भी आपके लिए। निश्चित तौर पर आपसे यहां पर प्रश्न बन सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि सेमिकॉन इंडिया के तहत जो है किस तरह की चीजें, चिप्स आदि यहां पर बनाई जा रही हैं। ठीक है, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड वीएसएससी इसरो, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आइए अभी हम आगे इस पर जो है देखते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, टिक लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या लगाना है आपको, इंपॉर्टेंट बॉस। सेमिकॉन इंडिया समिट को लेकर के और सेमीकंडक्टर नीति आदि को लेकर के आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग। तो पॉइंट क्या है कि देश के लिए एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। उन्होंने 2 सितंबर को पीएम मोदी को पहला भारत निर्मित प्रोसेसर और
4 स्वीकृत परियोजनाओं के टेस्ट चिप्स जो है पेश कर दिए हैं, जो कि बीत गया 2 नवंबर। आगे, इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा विक्रम नामक पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके द्वारा विकसित किया गया और इसकी क्या क्षमता है। यहां पर जैसा कि अभी हमने आपको ये बताया, देखो इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये चीजें यहां पर आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड VSSC, ये इसरो ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया हुआ है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है इसरो की अपने आप में है भारत के लिए को लेकर के, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार पहले से ही हाई वॉल्यूम फैब्रिकेशन यूनिट्स, फैब यानी कि 3D हेट्रोजेनस पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 परियोजनाओं को मंजूरी पहले ही क्या की चुकी है, दे चुकी है अपने आप में। अब आप बताइए इस पर प्रश्न कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट यानी कि 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से समझ लीजिए कि ये आउट टाइप का प्रश्न है, जिसमें प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। पीसेस वाले भी सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो शक्ति नाम है, विक्रम नाम है, आकाश नाम है, सूर्य नाम है। अभी तो हमने आपको यहां पर जूम करके दिखाया था कि भैया क्या नाम है इसका नाम विक्रम है। क्या है, विक्रम है। तो खट से क्या करिए, टिक लगा दीजिए बी वाले ऑप्शन पर, विक्रम इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए, सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस, ये और इस स्थापना दिवस में भारत देश की जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस बैंक को लेकर कई सारे बातें वहां पर कही गई उनके द्वारा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, चर्चाओं में है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 सितंबर 2025 को, डेट याद रखिएगा, तमिलनाडु के चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह। किसका है ये, सिटी यूनियन बैंक, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, CUB बैंक, ठीक है। इसका कौन सा स्थापना दिवस है, 120वां स्थापना दिवस है, जब देखिएगा। इसी में राष्ट्रपति जी जो है मौजूद थी। स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 31 अक्टूबर 1904 को जो है, ठीक है, कैमेकॉन नाम बैंक लिमिटेड के नाम से हुई थी। ये आप बात देखिए कि 1904 में 31 अक्टूबर 1904 को हुई थी। बाद में 1987 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, क्या, CUBL के नाम से कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसमें इसलिए फिर क्या हुआ, जब इसका नाम चेंज किया गया तो फिर क्या हुआ कि 2025 में बैंक अपना 120वां फाउंडेशन डे जो है मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है इसका क्या है, मुख्यालय। और अगर हम इसकी शाखाएं और एटीएम नेटवर्क की बात करें तो मार्च 2024 तक CUB ने यानी कि सेंट्रल यूनियन बैंक ने 800 शाखाएं और लगभग जो है 1677 एटीएम जो है इन्होंने संचालित किया, यानी कि ठीक ठाक इसकी जो है पहुंच है अपने आप में। सेंट्रल यूनियन बैंक यानी कि CUB ने क्रिकेट फ्रेंचाइजी जैसे चेन्नई सुपर किंग्स एवं जो है सनराइजर्स के हैदराबाद के साथ में मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किए। साथ ही जो विम्बो के साथ साझेदारी एवं ONDC डिजिटल भुगतान मॉडल पर भी काम किया गया है इस पर। तो ये भी एक जो है इसने अपनी ख्याति बढ़ाई है आगे ना, अपनी चीज को और विस्तार किया है। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना किस वर्ष और किस नाम से हुई, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइएगा आप लोग की कब की गई थी। तो बताइए बॉस कि क्या होगा इसका नाम, 1987 या 1904 है। तो आई थिंक ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, बताइए। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बॉस, ठीक है। क्या होगा उत्तर इसका, बताइए। ए होगा 1904 कुंभकोणम बैंक लिमिटेड। ये देखो भाई साहब, अभी क्या बताई थी हमने, ये देखो कुंभकोणम, ठीक है, 1904 में कुंभकोणम बैंक लिमिटेड के नाम से, बस ये देखो लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है यहां पर या, ठीक है। चलिए अब आपके सामने पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और आपको लगता है कि भैया हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बेहतर कार्य करना है, तो इसके लिए आप जो है डिकोड एग्जाम का जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए
और उसके बाद क्या काम करिए कि वहीं पर जो है आपको जो है वीडियो कोर्स में जाकर के कई सारे हमारे कोर्सेज, चाहे वो पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स 26 का, पीसी की टेस्ट सीरीज हो आपकी, या अन्य कोई कोर्स हो, वो सारे मौजूद हो जाएंगे। आपको वहां पर डिटेल्स देख लीजिएगा, वीडियो चलाकर देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पीसीएस का हमारा कोर्स है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, आपकी प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आप क्या करिएगा कि ऐसी चीजों पर आप फोकस कीजिएगा, है ना। और इसके लिए कंटेंट नंबर जो यहां पर मेंशन किए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सैन्य अभ्यास मैत्री 14। ये अभी चर्चाओं में रहा है और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब भी कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास चर्चाओं में रहा करे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको रेडी कर लिया करिए। अच्छा, उसके पहले कंटेंट नंबर पीसेस के लिए ये यहां पर लिखा है, आप इस यहां पर संपर्क कर लीजिएगा पीसेस के लिए। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 ये क्या है, भारत और थाईलैंड के बीच ये जो है होता है। दो देशों का नाम आपको याद रखना है, क्या, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का संस्करण कौन सा है, 14वां है। कई बार क्या होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास का संस्करण आपसे पूछ लिया करता है। तो 14वां संस्करण है, अपने यहां पे 14वां संस्करण है। आज से यानी कि जो है कल से शुरू हो गया। मेघालय के उमरई स्थित ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रारंभ हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन 1 सितंबर से, ये 1 सितंबर से लिख लीजिएगा, यहां से लिखिए 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है। और द्विपक्षीय अभ्यास दो देशों के बीच चल रहे सैन्य आदान प्रदान कार्यक्रम का एक अपने आप में हिस्सा है। और इसका उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग, संयुक्त सहभागिता और आपसी समझ को क्या करना है, विस्तार देना है। ऐसे आयोजनों से निश्चित तौर पर जो है हमारा आपसी जो संबंध होता है क्या होता है, और निकट होता है और मजबूती के साथ हम उस देश के साथ में बनते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अभी जो अभ्यास हो रहा है इसके पहले इस अभ्यास का जो 13वां संस्करण था, ठीक है, तो 13वां संस्करण जो है थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वाचिस प्राक्लन में आयोजित किया गया था। तो अभी कहां हो रहा है, ये देखिए अभी कहां पर हो रहा है, ये इसका आयोजन अभी जो है आपका हमारे इंडिया में किया जा रहा है। और उसके पहले जो है कहां पर किया गया, ये थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी में 120 सैन्य कर्मी शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिमेंट की एक बड़ी बटालियन जो है क्या कर रही है। वहीं रॉयल थाई आर्मी की 53 कर्मियों वाली टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जो है प्रथम इन्फेंट्री बटालियन 14वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच होने वाला यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय, ठीक है, यह लिखा हुआ के अंतर्गत अर्धसामरिक इलाकों में कंपनी स्तर के आतंकवाद विरोधी अभियानों पर क्या होता है, केंद्रित होता है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है आपकी। ठीक है, चलिए, और इसमें बारे में लिखा गया किस किस प्रकार से इसमें कार्यवाही की जाएंगी, क्या क्या इसमें शामिल होगा। और यह अभ्यास 48 आवर के प्रमाणीकरण अभ्यास के साथ समाप्त होगा, जिसमें यथार्थवादी परिचालन प्रदेशों का अनुकरण किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यास मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच वर्ष 2006 में शुरू किया गया था और यह महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में से एक है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि अभ्यास मैत्री जो है किन देशों के मध्य में होता है। अभी हाल ही में 14वां संस्करण कहां पर हुआ, या इसका संस्करण कौन सा था, और ये किस वर्ष शुरू किया गया था, आप कहेंगे 2006 में। तो ऐसे कई सारे फैक्ट इस वाले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, वर्तमान संस्करण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को पहले से ही अधिक सशक्त करता है और यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा के प्रति दोनों सेनाओं की साझा प्रतिबद्धता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कई सारे फैक्ट आपको यहां से मिल जाएंगे, इसमें से रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री 14 का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है, पुणे, चेन्नई, उमरई मेघालय या फिर लखनऊ। सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया कि उमरई मेघालय में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 ये भी चर्चाओं में रहा है। तो पीएम मोदी आगामी इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे। यह आयोजन मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर तक होगा। तो आप एग्जाम में पहले यही पूछ लेगा कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया, 27 से 31 अक्टूबर तक। कहां पर किया गया, मुंबई में किया गया। ठीक है, इसमें जो है 100 से अधिक देश और 1 लाख से ज्यादा जो है इसमें जो है हितधारकों के शामिल होने की बात कही जा रही है। एक बहुत भव्य आयोजन जो है ये होने वाला है अपने आप में।
ठीक है। और पीएम मोदी की मौजूदगी में वैश्विक समुद्री मामलों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूती जो है इससे मिलेगी अपने आप। आप जानते होंगे हम लोग जो है समुद्री संसाधनों के साथ साथ में समुद्री परिवहन आदि में क्रूज व्यवस्थाओं में हम खूब आगे बढ़ रहे हैं अपने आप में, है ना। क्रूज प्रणाली हमारे यहां पर खूब विकसित हो रही है। 250 करोड़ की लागत से 2 लग्जरी क्रूज शिप हावड़ा कोलकाता स्थित हुगली कोचीन शिपयार्ड में बनाई जा रही हैं। यह इंपॉर्टेंट है और इन्हें 2027 में लॉन्च कर दिया जाएगा। और यह क्रूज भारत मिशन के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर पर्यटन को बढ़ावा देगा अपने आप में। आजकल हम क्रूज पर खूब फोकस कर रहे हैं ना, इससे निश्चित तौर पर एक बड़ी आमदनी का जो है जरिया हो जाता है। क्रूज भारत मिशन इसकी शुरुआत होती है 2024 में हुई थी। इसका लक्ष्य क्या था? 100 क्रूज रिवर क्रूज टर्मिनल, 10 सी क्रूज टर्मिनल और 5 मरीन और 2029 तक पैसेंजर संख्या को दोगुना करना है। ये जो आपका क्रूज भारत मिशन है, इस मिशन के तहत हमने इतने सारे लक्ष्य को क्या कर रहा है, निर्धारित किया हुआ है। तो इसमें सरकार अच्छा खासा काम कर रही है। अभी देश में 25 रिवर क्रूज जहाज चल रहे हैं जिनमें से 14 ब्रह्मपुत्र पर हैं। हाल ही में फोर्ब्स ने गंगा नदी क्रूज को दुनिया की शीर्ष 10 क्रूज में शामिल किया है, जिससे असम को भविष्य का वैश्विक नदी पर्यटन गंतव्य माना जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, चलिए अब आप बताइए सही कथन। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य 2029 तक देश में पैसेंजर संख्या को दोगुना करना है। क्या यह 2029 तक का ही टारगेट है? जरा देख लीजिए एक बार कि टारगेट कब तक का है। बिल्कुल सही बात है, 2029 तक पैसेंजर की संख्या को दोगुना करना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डन है, सही है। इस मिशन के तहत 100 रिवर क्रूज टर्मिनल और 10 सी क्रूज टर्मिनल इसमें स्थापित किए जाने हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 100 क्रूज टर्मिनल है इसमें, देखो कितना है। क्या होगा इसका उत्तर? एग्जैक्टली सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हैं। ठीक है, चलिए। सिंगापुर के पीएम जो है लॉरेंस बोंग की भारत यात्रा, और ये जब पीएम बने तो उसके पीएम बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा भारत के रूप में हो रही है, मतलब भारत में हो रही है उनकी पहली विदेश यात्रा। 2 सितंबर को देर रात तक जो है ये इंडिया पहुंच गए हैं और उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम है, और जो भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का काम करेगा। आप जानते होंगे सिंगापुर के साथ हमारे कई महत्वपूर्ण समझौता हैं, उनमें से जो है अभी और कई स्तर पर बातचीत होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि पीएम बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। सिंगापुर भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर हमारी एक्ट ईस्ट नीति में। एक्ट ईस्ट नीति में जो है सिंगापुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप कई लोग एक्ट ईस्ट नीति को नहीं जानते होंगे, तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए भाई साहब। देखो 2 चीजें हैं। अभी मैंने क्या कहा? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या कहा मैंने? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और एक है भैया आपका लुक ईस्ट पॉलिसी। इसको ध्यान सुनना। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, पॉलिसी। अब देखो एक चीज आप लोग, मैंने क्या कहा कि जो सिंगापुर है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख जो है साझेदार है, या उसका एक महत्वपूर्ण उसमें रोल होता है। एक शब्द हमने लिखा लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या लिखा? लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी आप क्या जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो मुझे बताइए कि ये जो आपका लुक ईस्ट पॉलिसी है ये क्या है। अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकता है। आप जानते होंगे कि जब उदारीकरण का दौर आया 1991 में, नरसिम्हा राव जी की सरकार जो थी उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी पर जोर दिया, यानी कि जो आपके दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया जो है उस पर लेकर खासा जोर किया। और इसका मतलब होता है कि हमें इस एरिया पर, यानी कि जो है लुक ईस्ट पॉलिसी, जो एशिया है हमारा, जो हमारा दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को नरसिम्हा राव में
ने उसको क्या क्या लॉन्च किया था, क्योंकि जब उदारीकरण हो गया था, हमें विकास करना था, डेवलपमेंट करना था, निश्चित तौर पर आयात निर्यात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आवश्यकता थी। इसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 1991 के दौर में। लेकिन जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो वर्ष 2014 में यह कब किया गया, यह किया गया 1991 में, और 2014 में पीएम मोदी के द्वारा कहा गया लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगी। यानी कि हमें केवल लुक नहीं, हमें केवल देखना ही नहीं है, अपितु इस पर हमें काम करना, एक्ट करना है इस पर हमें। तो इसके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमें दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के साथ अपने समझौतों के साथ में मजबूती लानी थी, उनके साथ संबंध बेहतर बनाए थे। और इंडिया में, जो इंडिया हमारा है, आप जानते होंगे इंडिया में जो पूर्वोत्तर भारत आपका है, क्या जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें विकास के द्वार खोलते हुए इनके साथ संबंधों को मजबूत करना अपने आप में। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का संबंध क्या है, और इससे क्या होगा कि आसियान के जो देश हैं, आसियान के देशों के साथ भी हमारी मजबूती एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मजबूत हो। इसके अलावा जो है हमारे जो भी अन्य समझौता है, ज्ञापन है, वो भी मजबूत हो। और चीन को काउंटर करने के लिए जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो पूरा का पूरा एरिया है, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में मजबूती के लिए भी, यानी कि चीन को काउंटर करने के लिए भी अपने आप में जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी मजबूत कदम के रूप में देखी जाती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सरकार खासा जोर देती है, और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारे संबंध जो है में मजबूती लाने के लिए सरकार लगातार काम करती रहती है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भारत के साथ में इसमें क्या संबंध है और किस तरीके से सरकार इस पर काम कर रही है, और इससे, इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पूर्वोत्तर भारत जो हमारा है वहां पर किस प्रकार से विकास के द्वार खुलते हैं, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आपका टास्क ये है कि आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या टास्क है, आपका होमवर्क है। अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो सिंगापुर इसी के अंतर्गत आता है, इसीलिए सिंगापुर जो है इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान करता है अपने आप में। सितंबर 2024 में पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उठाया गया था, और यह दौरा भारत सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खा रहा है। 60वीं वर्षगांठ जो है हम मना रहे हैं अपने संबंधों की, किसके साथ में, सिंगापुर के साथ में। यात्रा 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हो रही है अपने आप में। ठीक, चलिए, इस सम्मेलन में दोनों देशों के मंत्रियों ने 6 प्रमुख क्षेत्रों, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता में सहयोग की समीक्षा की थी, और कई नए कदमों की पहचान भी की थी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपको बताई। अब आप बताइएगा प्रश्न कि तीसरा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था, यह आपको क्या करना है, बताना है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा। 10 अगस्त 2025 सिंगापुर होगा, या 13 अगस्त 2025 नई दिल्ली होगा, या 15 अगस्त 2025 मुंबई होगा, या 20 अगस्त 2025 बेंगलुरु होगा। बताइए फट से, यू हैव 1 मिनट टाइम, बताइए इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे तुरंत ऑन स्पॉट। बताइए बॉस, क्या होगा इसका उत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर बताएंगे जल्दी से मुझे। देखो लिखा भी होगा कहीं पर ना, देखो कहीं नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है भैया जी लोग, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को। दिख जाए तो बताना, ना दिखे तो बताना। 13 अगस्त को नई दिल्ली में, दिख गया तो कहां पर है, 13 अगस्त नई दिल्ली। 13 अगस्त नई दिल्ली कहां पर, बी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे फैक्ट क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये फैक्ट आप तब कर पाएंगे जब ध्यान में चीजें होंगी आपके। ठीक है, तो 13 अगस्त 2025 नई दिल्ली। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद लॉरेंस वोक की यह भारत की कौन सी यात्रा है, दूसरी यात्रा है या पहली यात्रा है इनकी, अरे भाई साहब, या पहली यात्रा है या तीसरी यात्रा है या फिर चौथी यात्रा है, ये बताइएगा। और इसके अलावा सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट कई सारे आप लिख लीजिएगा, तो गूगल पे या चैटजीपीटी पे डाल दीजिएगा सिंगापुर के बारे में, तो उसके बारे में कई सारे फैक्ट पूछ जाएंगे। और सिंगापुर के साथ हमारे जो है क्या कुछ संबंध हैं उस पर भी आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमारा व्यापार
किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? ऐसा प्रश्न भी आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अभी हाल ही में हमारा जो आयात या निर्यात है किस देश के साथ में सबसे ज्यादा है, ठीक है। या तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में सबसे बड़ा साझेदार कौन है? डिफेंस सेक्टर में कौन सा सबसे देश आगे है हमारे साथ में मिलकर के जिसमें व्यापार करता है? तो ये सब क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके अलावा आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि भाई अगर आपको आरओ मेंस के बैच में एडमिशन लेना है, यानी कि प्री अगर आपका निकल रहा होगा, बॉर्डर लाइन पे होंगे आप, तो उसके लिए आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। निकल रहा होगा तो भी और नहीं निकल रहा होगा प्री आरओ का तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगली बार वैकेंसी आ रही है और ऐसे में आप अगर अभी चीजों को रेडी कर लेंगे तो आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा देखने के लिए। इसके लिए आप यहां पर जो है आप इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों को अभी रिप्लाई नहीं गया होगा मेंस का, लेकिन वो मिल जाएगा आपको जल्दी ही, ठीक है, आज ही मिल जाएगा। और इसमें जीएस को छोड़ करके बाकी सभी सेगमेंट के आपके वीडियो लेक्चर्स ओनली पीडीएफ नहीं देंगे भाई साहब, जीएस को छोड़ते हुए सभी मेंस के कंटेंट का जो है आपको वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स प्लस डेली टास्क के बिहाफ पर आपकी कॉपी को लेकर के आपको टास्क देना, फिर आप लिखेंगे भेजेंगे, उसकी कॉपी चेक होगी और अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग चीजों को हमने अलग अलग टीम निर्धारित की है जो कि आपकी कॉपियों को अलग अलग चेक करेगी। तो एक बड़ा अच्छा कोर्स है और इसमें हम जीएस के 4 से 5 टेस्ट और बाकी आपको फुल लेंथ टेस्ट भी आपको अलग से हम देंगे बाकी पूरे पेपर का। तो ये एक बड़ा इसमें फायदा मिलेगा। इसमें हम करंट अफेयर्स की मैगजीन भी दे रहे हैं आपको, और सबसे बड़ी बात है निबंध के लिए हम लोग जो है इसमें निबंध तो कराएंगे लेकिन उसके साथ साथ में निबंध आपका और बेहतर हो उसके लिए हम आपको अलग से आर्टिकल्स कराएंगे। महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं आपकी होती हैं, चाहे वो योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, आपका डाउन टू अर्थ हो, आपका महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के एडिटोरियल हो, उन सभी पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती है वो आपको यहां पर कराई जाती हैं, ठीक है। तो ये आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर मेंशन है, मेंस लिख करके आप दिए गए नंबरों पर आप जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने मेंस पर के एग्जाम के लिए प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस साझेदारी से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस प्रकार बल मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसलिए नहीं कि मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा बल्कि ऐसे परीक्षार्थियों को इसका बेनिफिट मिले जो किसी गांव में किसी दूर दराज जगहों पर रहते हैं और उन्हें एक अच्छी मैगजीन या अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, उन विद्यार्थियों के लिए, ताकि शिक्षा का जो प्रसार हो हर घर तक हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और यही हमारा ध्येय है, हम इस ध्येय में आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।